नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत विस्तार न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम जिस शख्सियत के साथ हैं उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 9 चुनाव लड़े हैं और 9 चुनाव में 8 चुनाव बहुत बड़े अंतर से जीते हैं। स्वागत करिए उमा भारती जी का। उमा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। और हम आपके सुंदर से ड्राइंग रूम में हैं और जगह-जगह देख रहे हैं कृष्ण जी रखे हैं, गणेश जी रखे हैं और साथ में रखी हैं गौ माता। और आपने गौ संवर्धन को लेके एक नया अभियान शुरू किया है। ये आपके मन में पहले से था या फिर आपने इस समय नई पहल शुरू की है? क्या मकसद इसके मेरे मन पीछे? में तो जब मैं सीएम थी तब था जी। और यही था जो मैं अभी कल बोल रही थी कि मैंने शिवराज जी से भी कहा और मोहन जी से भी कहा, उन्होंने भी अपने तरीके से प्रयत्न किए। अब हम सब लोग, मैं तो अब समाज को अपील कर रही हूँ कि आप सब भी सरकार के साथ चलिए और सरकार आपके साथ चले। अब इसके बाद 4 तारीख को गंगा का एक कार्यक्रम रखा है जिसमें कि हमने पूरे देश के और विश्व के 50 करोड़ श्रद्धालु जो आए हैं उनसे मैं अपील करूंगी और वहाँ कुछ लोगों को बुलाया है मैंने। तो आप प्रयागराज जा रही हैं? हाँ, प्रयागराज में संगम पे जी। तट पर कि आप 50 करोड़ के लगभग तट पे आए, डुबकी लगा के गंगा जी से मोक्ष मांग के गए, तपस्या करी, आपने यहाँ तक आने में कष्ट उठाए। अब एक बार और आराम से आओ समूह बनाकर, और 1 साल के अंदर सभी लोग जिसके नज़दीक गंगा का जो तट पड़े, जी। बंगाल से लेके ऊपर उत्तराखंड तक, वहाँ आओ और गंगा जी की स्वच्छता का एक अभियान चला के जाओ, ताकि सरकार तो अपना काम करेगी ही, साथ में लोग भी अपना काम करें। तो इसलिए अब मैंने क्यों जोड़ा, मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत ज़्यादा इसका कारण क्या होता है बाद में पता लगता है। जी। जैसे मुख्यमंत्री बनी तो शराब धीरे धीरे बंद करवा दूंगी, वो किया, और पहले माफिया पे अटैक कर दिया, फिर शराब नीति बना दी। गऊ के मामले में उस समय मेरे मन में विचार आया कि हमको गऊ संवर्धन की दिशा में बढ़ना चाहिए, गौ वंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा के, और फिर उसको कैसे बचा के रखा जाए। फिर मुझे कल स्मरण आया जब मैं मंच पे जा रही थी कि ये तो राम का ही काम है, क्योंकि राम के जो पूर्वज थे 2 राजा दिलीप, उन्होंने एक गाय को बचाते हुए शेर के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया था कि मुझे खा लीजिए लेकिन गाय को मत खाइए, और उनमें से धर्म प्रकट हो गया था, धर्मराज, और उन्होंने राजा को वरदान दिया था तुम्हारे वंश में विष्णु का अवतार होगा। दूसरा, राजा भागीरथ ही गंगा जी लाए थे, वो भी उनके पूर्वज है राम के। तो इसका मतलब कि राम का मंदिर तो बन गया है लेकिन राम का कार्य अभी अधूरा है। 2 है वो कार्य, गौ और गंगा, और साथ में राम राज्य, जिसमें आर्थिक विषमता ना हो। तो मुझे लगता है जैसे ये तो राम का काज अभी चलेगा, राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। और बिल्कुल हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस समय गो पालन और गो सेवा को बहुत महत्व दे रहे हैं। और आपने ये भी कहा है कि जो लाडली बहनों को जो रखा गया है तो उनको भी गाय दी जाए जिससे उनको रोजगार मिलेगा। इसके पीछे क्या सोच है आपकी? ये तो भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री गाय के संवर्धन में लगे हुए हैं अपने अपने तरीके से। योगी आदित्यनाथ भी बहुत इफेक्टिव तरीके से लगे हुए हैं, बहुत साइंटिफिक तरीके से। मैं भी वहाँ से सांसद रही हूँ और उनके मुख्यमंत्री होने के बाद 3 साल और सांसद रही मैं, तो मिनिस्टर भी रही। तो मैंने खुद अपनी सांसद विकास निधि का 5 करोड़ दिया था दोनों जिलों के लिए, और उसके साथ सामाजिक सहयोग लेकर दोनों जिलों के डीएम ने बहुत अच्छा गौ संवर्धन का प्रयोग किया था। तो इसलिए हमारे जो मध्य प्रदेश के वर्तमान है और पुराने वाले भी, इनके मन में था, लेकिन वो धरती पे जब आता है ना तो वो उतर नहीं सकता जब तक ठीक से, जब तक कि उसके एक गौ हुआ, गंगा हुई, गौ माता का काम हुआ, महिलाओं के सम्मान का काम हुआ, ये मुख्यतः समाज का ही काम होता है। सरकार की इसमें सहयोगी की भूमिका रहती है। इसमें सरकार पूरा काम नहीं कर पाएगी, असफल हो जाएगी। सरकार सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाएगी इसमें। अब गाय के मामले में भी सब्सिडी दे दे, बस वो जो गौवंश पर आधारित खेती है उसकी सब्सिडी दे दे, कृषि उपज मंडी जहाँ होती है वहाँ पर वो जगह दे दे उन उत्पादों के लिए, विक्रय के लिए, और उनको रूट दे दे वहाँ तक जाने के लिए, तो हो पाएगा। और सब किसान सारी खेती इस पे ना करें, सिर्फ 10 एकड़ में से 1 एकड़ करें, तो इतने में ही। और लाडली बहनाएं लगभग 1.25 करोड़ हैं मध्य प्रदेश में। शहर की होंगी आधी, मैं माने लेती हूँ, चलो आधी नहीं होंगी लेकिन हाँ, ज़्यादा गाँव की होंगी, जी हाँ गाँव की होंगी, और जो शहर की होंगी वो आउटस्कर्ट की होंगी, लगे हुए इलाके की। तो उनको आप एक गाय और दे दो और ये भी देते रहो साथ में, तो वो आप पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगी। 2-3 साल के बाद वो 5-7 हज़ार रुपये महीना कमाने लग जाएगी। दुधारू गाय दो, युवा दुधारू गाय दो उनको, तो आप पे गाय बोझ नहीं बनेगी, गाय उनके लिए सहारा हो जाएगी। मैं असल में चाहती नहीं हूँ, जो मोदी जी ने एक अपील की थी, अगर आपको याद हो, कि ये जो गौ रक्षा के नाम पे एनजीओ चलते हैं, ये कई बार सिर्फ धंधे के लिए होते हैं और कुछ लोग बहुत निष्ठा से काम करते हैं। मैं उन सब की जगह जाती भी हूँ, जैसे यहाँ एक नीता बहन काम करती है बहुत अच्छा, अभी तक जा नहीं पाई वहाँ पर, घायल गायों के लिए कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो उनको दूसरे ढंग से वो देना चाहिए, सहाय, आर्थिक सहयोग, जमीन का, अन्य विषय पर।
लेकिन आप पर गाँव इतना पैसा देंगे, ये सब योजनाओं का मैं शिवराज जी को भी कहती थी कि मत करो। पूरे जिले में एक गऊ का अभयारण्य बना दो, उसमें वेटनरी हॉस्पिटल खोल दो, सर्जरी खोल दो, गऊ की आरोग्यशाला खोल दो, उनकी एम्बुलेंसेस को पूरे जिले में जाने दो, घायल लूली लंगड़ी अंधी गाय उठा लो। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है गाय का, और एक्सीडेंट जो लोग क्या, या तो लोग गाय को बचाने में खुद मर जाते हैं या गाय मर जाती है, दोनों में से एक कुछ होता है। वो है कि डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट रोड, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे, ये सब के लिए 1 या 2% राशि होती है दोनों तरफ फेंसिंग के लिए, जी जी, ताकि पशु रोड पे ना आवे। और पीछे थोड़ा सा ग्रीनरी, पास्चर ग्रीनरी जो होती है ना, चरने के लिए जो चारा लगाया जाता है, वो लगाने का नियम है, वो इसका पालन नहीं करते। अब 1 करोड़ 100 करोड़ में 1 करोड़ लगाना है आपको, नहीं लगाते, और हम अनुमति दे देते हैं रोड के इस्तेमाल करने की प्राइवेट सेक्टर को। गवर्नमेंट सेक्टर तो खुद ही छूट दे देते, चलो शुरू करो इसको। ये नहीं करना, उनको मिल ही नहीं सकती निर्माण के बाद में शुरू करने की अनुमति, जब तक कि ये ना हो जाए। तो सरकार पे बोझ बनना ही नहीं है किसी को। एक्चुअली गाय सरकार पे बोझ है ही नहीं, गाय तो सरकार का सहारा बनेगी। और कैड एरिया जितने हैं, कमांड डेवलपमेंट एरिया जिसको बोलते हैं, जैसे मैंने केन बेतवा में बना रखा है, और मैं एक यात्रा करने वाली हूँ केन बेतवा की, जहाँ से केन बेतवा का लिंक शुरू होगा और जहाँ तक आएगा कि क्या दोनों तरफ केड एरिया के लिए कितनी जमीन ली गई है। वो जमीन एनिमल हस्बेंड्री के लिए काम आनी चाहिए, पशु संवर्धन के लिए, और जिसमें महिलाओं की ही मुख्य भूमिका होनी चाहिए। वहाँ आनंद डेयरी जैसी कई डेयरियाँ पूरे बुंदेलखंड में होंगी। तो मुझे तो लगता है कि कुछ बुंदेलखंड का हिस्सा और कुछ विदिशा तक, जहाँ तक वो बीना तक आ रही है परियोजना, उसमें तो ये स्विट्जरलैंड से आगे चला जाएगा पर कैपिटा इनकम में। लेकिन इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आर्थिक विकास का जो ढांचा है वो प्रकृति केंद्रित विकास की ओर में मध्य प्रदेश मॉडल स्टेट है। और आप जब मुख्यमंत्री थे आपने पंचज अभियान भी चलाया था इसी सबको लेकर। जी, उसी का नाम पंचज था, पंचज, जन जमीन जल जंगल और जानवर। हाँ। और वो इतना देखिए, अंत में मोदी जी ने स्वदेशी की बात कही ना जी, तो स्वदेशी में जन आ गया ना, बुद्धि, बौद्धिक क्षमताएं, और अपनी धरती, अपना जल, अपनी नदियां, अपने पहाड़ सब आ गए ना, अपनी वनोपज। इसी के आधार पर तो हमें खड़ा होना है। हमारे सामने तो कहीं लगता ही नहीं, अमेरिका तो मुझे भीख का कटोरा लेके खड़ा हो जाएगा हमारे सामने। ये जो गोंडवाना लैंड कॉन्सेप्ट है बहुत पुराना, जो न्यूजीलैंड तक चला गया, साउथ अफ्रीका तक, इसमें रत्न गर्भा धरती है पूरी की पूरी, नर्मदा के तट की दोनों तरफ, खासकर बुंदेलखंड वाली नहीं सारी ही, ये तो बड़वानी तक चली जा रही है दोनों तरफ, जिसमें रत्न भरे हुए हैं नीचे। तो आप गाय, मध्य प्रदेश बिल्कुल गरीब स्टेट नहीं है जी, बिल्कुल भी। इसकी कमी है कि कोस्टल स्टेट नहीं है, यानी समुद्र के किनारे नहीं, ये बॉर्डर स्टेट नहीं है, यानी कि किसी भी देश की सीमा हमसे नहीं लगी। तो बॉर्डर स्टेट और कोस्टल स्टेट का एक लाभ होता है कि कुछ चीज़ें जहाज के यातायात के लिए परिवहन बनता है, कुछ बॉर्डर स्टेट में सेना के मूवमेंट के लिए बनता है। लेकिन ये स्टेट खेती का है, इसकी मिट्टी सबसे अच्छी मानी गई है कुछ राज्य जिलों की, जैसे नरसिंहपुर की, एशिया महाद्वीप में। कुछ जगहों की मालवा की भी बहुत मानी गई, जहाँ पे अब बहुत ज़्यादा वो बन गए हैं डार्क ब्लॉक, जमीन पानी नीचे चला गया है। अन्यथा इसलिए मैं आपको बताऊं, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, नहीं तो दोनों मुख्यमंत्रियों को मैं शर्मिंदा करूंगी ऐसा कह करके, कि एक्चुअली मैं इसको एक ऐसा हाईटेक स्टेट बनाना चाहती थी जो अपनी ताकत से खड़ा हो और हाईटेक भी हो। मध्य प्रदेश जी, तो मैं इन्फोसिस को भी ला रही थी, और मैं अजीम प्रेम जी के विप्रो को, अजीम प्रेम जी बिल्कुल, उनको भी ला रही थी। तो दोनों को मिलने के लिए बेंगलुरु गई, और मैंने कहा, मैंने सुना है आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो मैं आपको ज़मीन देती हूँ। बोले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जी, क्या चाहिए, सड़क, बिजली, पानी। मैंने कहा आइए आप, और भोपाल को हब बनाइए, जबलपुर को बनाइए, क्योंकि शहर पीछे छूट रहे थे विकास में। इंदौर को बनाइए, लेकिन मेन रोल भोपाल का रहेगा। मैंने कहा मैं आपके लोगों को हेलीकॉप्टर देती हूँ, और वो घूम के बता दें कि उनको यहाँ चाहिए, और आप दे देंगे। और हाँ, और मैं उसको एक्वायर भी कर दूंगी, लैंड को, सड़कें बना दूंगी, 24 आवर्स की पावर सरप्लस। इंदिरा सागर बांध कमीशन कर ही लिया था मैंने आते ही, आपको मिल जाएगा। और दूसरा मैंने उनको कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोले चाहिए, तो उनका हो जाएगा। और मैं प्रफुल्ल पटेल को मिलने गई, क्योंकि तब तक मनमोहन सिंह की सरकार बन गई थी कि हमको हमारे भोपाल को इंटरनेशनल, तो तभी प्रक्रिया शुरू हो गई है ये पूरी की पूरी। काश की उसी पे चल गए होते ना। अब आज देखो लगभग 5 लाख करोड़ का कर्जा है, बिल्कुल, और उस समय 45,000 करोड़ का कर्जा था। कितना बढ़ गया, अब बढ़ गया ना, लगभग 45,000 करोड़ से सीधे 5 लाख में पहुंच गए, यानी 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हमने ले लिया 20 सालों में। हाँ, और अब तुम सड़कों का हिसाब लगा लो कितनी बनी, और फिर देखो जो कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं, तो ये तो केंचुए पकड़े जा रहे हैं, अभी अजगर तो मिले ही नहीं है, वो तो अजगर तो बच निकले। तो आप कह भी रही थी कि मध्य प्रदेश में या पूरे देश में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या हो गया। मेरे ख्याल से मोदी जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ भ्रष्टाचार है, क्योंकि मोदी इतने सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं कि इनसे सब देश सहम गए हैं। ये पहली बार भारत में से एक महापुरुष का उदय हुआ, एक महावीर का मैं कहूँगी, कि सारी दुनिया उसे सहम गई है।
लेकिन भारत के भ्रष्टाचारी जो है ना, उनमें ऐसी एकता है, और वो सही में धर्म, जाति, राजनीति, दल सबसे सबसे अलग। परे हाथ मिलाए हुए हैं बिल्कुल। तो उनको बीन के अलग करना ही मुश्किल है, और वो एक दूसरे के बचाव में लग जाते हैं। तो कई दफा आपको अफसोस होता होगा, ऐसे बहुत सारी काम आप जब नहीं मुख्यमंत्री नहीं, थी तो मोदी जी करके दिखा दे, मैं तो ये चाहती हूँ। जब मुख्यमंत्री थी तब करना चाहती थी, जैसे मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए बहुत सारी योजनाएं, आपको थोड़ा सा मलाल तो होता होगा। मुझे नहीं, हाँ। मुझे इसलिए नहीं होता है कि शिवराज जी ने ठीक ही चलाया स्टेट को जी। और बड़े धैर्य। शिवराज क्या होता है, राजनेता को ना थोड़ा धैर्यवान और थोड़ा सहनशील होना पड़ता है, वो मुझ में है नहीं उतना, मैं आपको बताऊं। अच्छा, आप धैर्यवान तो हैं? नहीं, सहनशीलता नहीं है, सहनशीलता नहीं है। भ्रष्टाचार के प्रति बिल्कुल नहीं, हाँ। जीरो टॉलरेंस है। महिला के अपमान, दिव्यांग, वृद्ध, बेसहारा, पशु, गरीब लोग, इसके मामले में बिल्कुल जीरो लेवल टॉलरेंस है। तो इसलिए ऐसे जीरो लेवल टॉलरेंस वाले जो लोग होते हैं ना, वो जनरल अच्छे होते हैं, आर्मी के हेड। पर राजा अच्छे नहीं होते मेरे ख्याल से अच्छा। राजा को कई बार बहुत बेशर्म होना पड़ता है। मोदी जी नहीं है, मैंने ये भी देखा ना साहब, पलट के ऐसा वार करते हैं कि आनंद आ जाता है। लेकिन राज्यों को चलाना शायद, मतलब मैंने देखा ना जी, कई राज्यों में समझौते होते हुए। गंगा, गाय आपके दिल के बड़ी करीब रही हैं, तो इन सब पे तो आप लगातार काम कर ही रही हैं, मगर चुनावी राजनीति से आप पिछले 2 चुनाव से दूर है, तो फिर एक बार बात चली है कि आप फिर एक बार चुनाव लड़ने में बहुत अच्छा रहा, आपने मेरे दिल की बात छीन ली जी। क्योंकि विस्तार, न्यूज़ से विस्तार हो जाएगा इस बात का। जी बिल्कुल, आपका काम ही है विस्तार करना, मेरी बात का विस्तार हो जाएगा। मैं शुरू से ही चुनाव लड़ना ही एक कारण हो सकता है लक्ष्य की पूर्ति का, ऐसा मुझे लगा नहीं जी। क्योंकि जब मैं आई ना पूरी दुनिया घूम के माँ के पास रहने, तो जो अन्याय और शोषण देखा, तो बिना चुनाव लड़े ही मैं ऐसी स्थिति ला दी थी कि पब्लिक को साथ लेके खड़ी हो जाती, तो आज ही तक सलूट मारते थे, जबकि मैं सांसद भी नहीं थी। जनता की पावर, जनता की पावर आपको कब मिलेगी? जन विश्वास आप जीतेंगे। जन विश्वास आप कब जीतेंगे? जब उसके मुद्दे पे जान देने को तैयार हो जाएगा। वो स्थिति मुझे बहुत प्यारी लगती थी। लेकिन चुनाव लड़ने के भी फायदे हैं, सत्ता में आने के भी फायदे हैं। जब मैं मिनिस्टर भी नहीं थी, जब ललितपुर सुगौली रेलवे लाइन आ गई और लोग कह रहे थे कि ये मजाक बना रही, हो ही नहीं सकता, खुद दिग्विजय सिंह जी ने मेरा बहुत मजाक बनाया था कि झूठ बोल रही है ये। जब शिलान्यास होने की तैयारी हुई और चुनाव आयोग ने शिलान्यास स्थगित कर दिया क्योंकि आचार संहिता लग गई, आप विश्वास नहीं करेंगे, आचार संहिता के चलते शिलान्यास हुआ। अटल जी आए इस कमिटमेंट के साथ कि पॉलिटिकल स्पीच नहीं होगी, और शिलान्यास करके गए। और उसमें दिग्विजय सिंह को, खजुराहो के लोगों को याद है, खड़े होकर बोलना मुश्किल हो गया, लोगों ने हूट करना शुरू कर दिया। तो मुझे अटल जी ने कहा भैया तुम शांत कराओ, तो मैं खड़ी हुई और मैंने लोगों को इतना इशारा किया और सब बैठ गए। तो अटल जी बोले बाप रे, बच के रहना पड़ेगा। अच्छा। 1 लाख लोग, बहन बोलते थे कई बार मजाक में, या कन्याकुमारी, राजकन्या, या कुछ भी, मतलब ऐसी बातें बोलते। साध्वी वगैरह साध्वी नहीं बोलते? साध्वी नहीं बोलते, साध्वी कोई नहीं बोला। आप लोगों की मेहरबानी, पता नहीं कहाँ से मुझे लपेट दिया इसमें। साध्वी तो जैन साध्वियां होती हैं, उतना कठिन जीवन हम जी नहीं सकते। साध्वी होने की जो योग्यता है, वो जैन जो समाज की कन्याएं होती हैं जो दीक्षा ले लेती हैं, इतना कठिन जीवन जीती हैं कि मैं उनके पाँव की धूल लेने लायक नहीं हूँ। मैंने तो सन्यास की दीक्षा ली है। आदि शंकर जी की परंपरा में जो दीक्षा चली थी वो ये थी कि अपने जीवन को, अपने सर्वस्व को अर्पित कर देना धर्म रक्षा के लिए, और एक विशेष प्रकार की जीवन शैली अपनाना। मैंने तो कृष्ण भक्ति संप्रदाय में दीक्षा ली है, मध्य संप्रदाय में। 800 वर्ष पहले मध्वाचार्य जी हुए हैं, उनके संप्रदाय में मेरे गुरु पेजावर स्वामी जी ने उड़ीपी मेरे को सन्यास की दीक्षा दी है। तब मैं दूसरे टर्म की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, दूसरे टर्म की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो मेरे पीछे महाराज जी की फोटो लगी है, जी जी, हमने देखा। वो शंकराचार्य जी भी आपके पीछे ही हैं। हाँ, वो नहीं है मेरे गुरु जी, 94 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन वो मुझ पर बहुत प्रफुल्लित रहते थे। मगर कैसे इतना आपका अच्छा लंबा राजनीतिक करियर है और उसके बीच अचानक आपको संन्यास? हम सब लोग हैरान रह गए। 32 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र, इतने जल्दी संन्यास ले लिया, ऐसा क्यों? मुझे क्या एक जीवन की एक दिशा तय करनी थी। 21 साल की से 27 साल की उम्र तक मेरे ब्याह की इतनी बातें चलाई अम्मा ने, और अम्मा जब नहीं रही तो भाई ने। तो उसमें कई बार मुझे लगा कर लेनी चाहिए, कई बार भाई की बात मान लेनी चाहिए, और ऐसे करते करते कोई बारात लौट रही तो कोई पक्यात तोड़वा रही हूँ, तो कहीं हल्दी लगने ही वाली है तो हल्दी की कटोरी ऐसे कर रही हूँ कि नहीं मैं तो रमता जोगी हूँ, कुछ भी बके जा रही हूँ, बस मैं रमाऊंगी, हल्दी वल्दी नहीं लगाऊंगी। तो ऐसे करते करते 27 साल तक पक्का हो गया संन्यास लेंगे। फिर मेरे गुरुदेव ने कहा नहीं, अभी नहीं लेंगे। अच्छा। हाँ, हम डेट उन्होंने तय करी और गुरु जी ने संन्यास की, अम्मा ने तय किया था, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी ने मेरे गुरु जी को तय किया था मेरे लिए। सन्यासी बनने के बाद फिर आपने मैंने राजनीति मैं तो राजनीति कर ही रही थी, मेरा सेकंड टर्म था। तो उसमें कुछ आपको बदलाव दिखा या आपने कुछ मजबूती आई? क्योंकि एक सन्यासी एक बहुत
आदर्शवान हाँ। व्यक्ति होता और छल कपट से भरा राजनीतिक जीवन था। नहीं, मेरा राजनीतिक जीवन छल कपट से आपके भरा हुआ आसपास था था। नहीं, जी हाँ। शौर्य था। हाँ। क्योंकि जिस जगह पे मैं जन्मी उस जगह पे अन्याय व शोषण बहुत था बिल्कुल। और बहुत दबंगों से लड़ाई होनी थी, तो वहाँ इतना ही काफी था। हाँ। छल कपट की जरूरत तो तब पड़ती है ना जब आप दूसरे के द्वारा नॉमिनेटेड होने की पोजीशन में चुनाव लड़ रहे हो। लेकिन मेरा तो ऐसा था ही नहीं, मुझे तो लोग हथेली पे बिठा रहे थे, क्योंकि उन हथेलियों को मैंने ही मजबूत किया था। हमारा अन्योन्य आश्रित संबंध था, एक दूसरे पर आश्रित संबंध था, तो नहीं वो नहीं आ पाया। लेकिन संन्यास से एक चेंज मेरे अंदर आया कि मुझे पूरे संसार से प्यार हो गया। जी। हाँ, क्योंकि मैंने अपने गुरु से पूछा, अमरकंटक में मैया जी के किनारे पर, नर्मदा जी के किनारे पर, जहाँ कुंड जी हैं, वहाँ पर मैंने संन्यास की दीक्षा ली थी। कुंड जी में ही मेरा पूर्ण संन्यास है। मैंने अपना तर्पण किया है, अपना पिंडदान किया, मेरा गिरजा होम हुआ है। मैं एक्चुअली हूँ नहीं, आप समझ गए ना, मैं अपना पिंडदान कर चुकी हूँ। नाम वही रहा, उमाश्री। नहीं, वही मैं आपको बता रही हूँ। मेरे गुरुजी ने, मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि सन्यास का मतलब, अब बाहर लोग पूछेंगे, टेलीमीडिया तो था नहीं लेकिन प्रिंट मीडिया तो था और भीड़ बहुत थी जी। और उस दिन अमरकंटक से लेके बड़वानी के आखिरी छोर तक भंडारे किए थे संतों ने कि आज उमा भारती ने सन्यास की दीक्षा ली, क्योंकि अयोध्या आंदोलन की हीरो भी थी। तो मेरे गुरुदेव से मैंने पूछा कि लोग मुझे पूछेंगे सन्यास का अर्थ क्या है। मैंने तो एक इस भाव से लिया है कि एक जीवन शैली अपनानी है। तो मेरे गुरुजी ने कहा तुम कहो कि जो सारे संसार, जिसका एक घर नहीं है सारे घर है, जिसका कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि सारा विश्व उसका अपना है, सारा ब्रह्मांड उसके हृदय में समाया हुआ है, और तुम सब तुम्हारे हैं, सब तुम्हारे हैं, लेकिन तुम किसी की नहीं हो। और तुम कह दो हम संसार से कम लेंगे और ज्यादा से ज्यादा संसार को देंगे, बस यही सन्यास की व्याख्या है। और मैंने वही बात बाहर आकर के, तब प्रिंट मीडिया था, बड़े आर्टिकल छपे थे, एडिटोरियल छपे थे तब कुछ अखबारों में, देश के दिल्ली के अखबारों में। हम लोगों ने देखा था आपने अपने केश तू पैदा हुआ नहीं होगा भैया। नहीं, हमने रिपोर्टिंग की है। अच्छा, मैं तो चुटकुरा हूँ। नहीं, हमने आपको 2003 से लगातार कवरेज किया आपकी। 2003 और मैं अभी बात कर रही हूँ 92 की। हाँ, सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। बिल्कुल। नहीं, आप लंबे समय से राजनीतिक करियर में हैं, मगर अच्छा, इसीलिए पता है चक्कर हो जाता है। हाँ। तो आप 75 की हो गई होंगी, क्योंकि वो समझते हैं, वो तो 80 का समझ लेते हैं अगर मुझे ना देखें तो। हाय 80 साल की उम्र लगती नहीं है, तो मैं बताऊंगी भैया हूँ नहीं ना। अच्छा, तो आप तो अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, यही गिनती होती थी। तो उस समय मैं 27 साल की थे, वे 60 साल के थे, तो उनको एज गैप का ध्यान नहीं रहता है। अब मैं उनके साथ थी, तो ये तो मेरा भाग्य था, लोगों की कृपा थी मेरे ऊपर कि मैं इतना लोकप्रिय थी। पदों में वो बड़े थे, लोकप्रियता मेरी लगभग उनके जैसी ही उन्होंने बना दी थी। वो भी मुझसे ईर्ष्या नहीं करते थे, वो मेरे से बहुत खुश होते थे, पता है, गौरवान्वित होते थे। मगर मध्य प्रदेश, उसी दरमियान मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ लोग थे जिनसे आपका टकराव थोड़ा चलता रहता। वो सिर्फ लोकहित में, लोकहित में। जैसे अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म से लागू किया। आपको पता, आप कहाँ से, और तब तो सही में तुम छोटे थे, मान लो तो मेरी बात। नहीं, ठीक है। 83-84 में छोटे थे। हाँ, छोटे 14-15 साल के थे। तो क्या हुआ कि जब लैंड रिफॉर्म हुआ तो उनने गरीबों की जमीन गरीबों को बांट दी। जैसे किसी की जमीन 2.5 एकड़ से ज्यादा है और वो कब्जा किए है, तो उसकी जमीन छुड़ा के उसको दे दी जो भूमिहीन है। और हमारे गांव में मैंने 3-4 दबंग देखे जो 10-10, 20-20 एकड़ दबाए हुए थे। तो मैंने वहां के कलेक्टर को रोक दिया कि आप नहीं कर सकते, और ये दबंगों की जमीन छीनो, उसको दो, गरीब के छुड़ा के गरीब को क्यों बांट रहे हो और वर्ग संघर्ष क्रिएट कर रहे हो आप। मैंने कहा बस उस पर बोले अरे आप तो रामायण वाचिए, आप तो प्रवचन करिए, पूरी दुनिया पे आप हुआई हैं, इन पशुओं में मत आप पढ़िए। एक एडिशनल कलेक्टर थे, उनको मैं पापा कहती थी उनकी, क्योंकि लड़की मेरी सहेली, तो मेरे घर के सामने उनका घर था, सरकारी बंगला मेरे सिविल लाइन वाले घर के सामने था। तो मैंने उनको कहा रामायण में लिखा है कि राम ने रावण को मारा, तो क्यों मारा? भागवत में लिखा है कि कृष्ण ने कंस को मारा, तो क्यों मारा? क्योंकि वो अन्याय करता था। तो मैं भगवान को ही तो मान रही हूँ, जो कथा में बोलती थी उसी को कर रही हूँ। ऐसे शुरू हुआ पूरा का पूरा, जो आप कह रहे हो ना, वो चलते ही रहा। संन्यास के बाद में भी चलता रहा। अयोध्या आंदोलन के पीछे भी मेरे मन में यही भाव था कि ये तो हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। वो बहुसंख्यक होकर के भी इतनी बड़ी प्रताड़ना झेल रहे हैं इस देश में कि वो अपने आराध्य की जन्मभूमि पर मत्था नहीं टेक सकते। तो अयोध्या आंदोलन में आपने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, आप पे मुकदमे दर्ज हुए, लिबरान कमीशन। मैं कहूंगी वो गिलहरी का शेयर नहीं था, वो तो लायंस शेयर था। शेर की हिस्सेदारी थी। शेर की हिस्सेदारी। हाँ, मतलब बिल्कुल उस समय तो होशो हवास गुम थे मेरे बिल्कुल। और फिर उसके बाद आप पे लिबरान आयोग में सुनवाई हुई, आपने सारी चीजों पहली सुनवाई मेरी ही थी। हाँ, सबको तो कबूल किया। अरुण जेटली जी ने, जो हमारे विधि मंत्री थे अटल जी के समय पे, उनने मेरे को कहा कि उमा तुम्हारे बयान पर ही अब बाकी बयान होने हैं। मैंने कहा आप निश्चिंत रहो, मैं स्वीकार करूंगी, लेकिन मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगी जिसमें अटल जी और अडवाणी जी को कठिन सवालों का सामना करना पड़े। और मैंने ठीक से बिल्कुल पूरा ऑनेस्ट होके बयान दिया था। मेरे 2 दिन चले थे बयान,
लेकिन और सच ही बोली थी, क्योंकि सच ही काफी था। अयोध्या में झूठ की गुंजाइश नहीं थी, सब कुछ खुला था जो था वो। यही तो मैं कह रही थी कि जब सब कुछ खुल्लम खुल्ला है तो मुझे भी जरा पता तो लग जाए कि साजिश किसकी थी। मगर आपको इट वाज आउट इन ओपन। मगर ऐसा लगता है कि आप सब लोग अयोध्या आंदोलन के नींव के पत्थर बन गए हैं। मैं तो पत्थर मानती है अपने आप को, कौन कहता है नींव के पत्थर धरती में गड़े होते हैं। जो बड़े लोग चमक दमक वाले हैं वो सब ऊपर निकल गए और आप सब लोग नहीं, पीछे जो लोग धकेल अभी दिए गए। दिख रहे हैं वो अयोध्या आंदोलन में थे ही नहीं, खाली मोदी जी थे, तो वो तो पत्थर नहीं, वो तो प्रधानमंत्री बने हुए। बिल्कुल बिल्कुल। जो सोमनाथ से यात्रा शुरू हुई थी अडवाणी जी की अयोध्या तक की, उसके प्रमोद महाजन जी सारथी थे और मोदी जी उसके रचनाकार थे। मोदी जी और गोविंदाचार्य जी, ये दोनों महासचिव थे पार्टी के, और मोदी जी गुजरात के संगठन मंत्री थे। तो इसीलिए उस समय पे ये शुरू हुई है यात्रा। तो जो रचनाकार थे उस यात्रा के, वो अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं। नींव पत्थर कौन है बताओ? मगर जिन्होंने यात्रा निकाली वो तो आडवाणी जी घर ही बैठे हैं। तो आडवाणी जी घर अगर बैठे हैं तो उसके कारण ये नहीं है कि उनको किसी ने बैठने के लिए कहा है। अब उनके अपने कारण है, अपनी इच्छा होगी। जी जी। बाकी आडवाणी जी के प्रति आदर थोड़ा ना कम होता है। सही बात है। और जिस तरीके से और सारी बातें हुई, तो मगर बड़ा सवाल वहीं छूट गया कि आपकी जो झांसी है, जहाँ से आपने एक बार चुनाव लड़ा था, वहां से फिर मैदान में आएंगी कि नहीं आएंगी? नहीं, मैंने ये क्या हुआ कि ललितपुर में आई स्टेशन पे लोग आ ही जाते हैं, छतरपुर और ललितपुर के लोग, और योगी जी भी ललितपुर और झांसी में कही हुई मेरी बात आज तक मानते। मैं अगर फोन कर दूं कि भैया ये गड़बड़ हो गई, भले मैं सांसद नहीं हूँ लेकिन बात मानते हैं। अनुराग को भी कभी मुझसे प्रॉब्लम नहीं आई, अनुराग शर्मा जो वहाँ से सांसद, बल्कि जब अनुराग को टिकट मिला था तो अनुराग मेरे घर आए, तो मैंने कहा आप निश्चिंत रहिए, मैं तो लड़ूंगी नहीं, और अगर मेरे सामने लिस्ट आएगी तो मेरी पहली प्रेफरेंस आप होंगे, क्योंकि आप साफ सुथरी छवि के आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे। उनके पिताजी को मैं पितातुल्य ही मानती थी, वो भी सांसद रहे, बीजेपी से ही रहे। तो मैंने कहा आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और मैं आपका प्रचार भी करूंगी। मैंने यही कहा था वहाँ झांसी क्षेत्र में कि अनुराग नहीं लड़ रहे, मैं ही चुनाव लड़ रही, डबल लोग चुनाव लड़ रहे हैं, दो उम्मीदवार है यहाँ। तो इसलिए अब झांसी से अब मैं कट अनकट होगा। बिल्कुल मैंने कहा है ललितपुर स्टेशन पे, और मैं उसमें कायम रहूंगी, क्योंकि मेरे कहे हुए के पीछे मेरी बहुत सोच नहीं होती है, लेकिन बाद में पता लगता है कि वही सही बात थी, जस्टिफाइड थी। तो मेरे ये कहा है कि अगर पार्टी मुझे 29 का चुनाव लड़वाएगी और अनुराग को अगर परेशानी नहीं होगी, आपत्ति और सहमति नहीं कहा मैंने, तो अनुराग को आपत्ति का भी अधिकार नहीं और सहमति का भी अधिकार नहीं है। हाँ, परेशानी हो सकती है, हाय दीदी ये हो सकता है। तो अगर अनुराग को परेशानी नहीं होगी और अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मैं झांसी से चुनाव लड़ूंगी। अब विस्तार में तुम इतना विस्तार कर दो कि अब दोबारा नहीं पूछना। नहीं, बिल्कुल कभी दिस इज कट अनकट। अनकट आपने फाइनल कह दिया कि झांसी से तभी चुनाव लड़ा जाएगा कि जब दिस इज कट अनकट। बिल्कुल अच्छा, तो मगर लोग कहते हैं कि उमा जी जल्दी जल्दी गोल पोस्ट बदलती हैं। शराबबंदी का आंदोलन अब क्या पीछे छूट गया या उसमें फिर एक नए सिरे से आप कुछ करेंगे? लोगों का क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि एक आदमी उसी बात को बोलता रहेगा, कई बार तो झूठ भी 100 बार बोल देंगे तो सच लगने लग जाएगा। मैं गंगा का भी तो काम कर रही हूँ साथ में, तो यहाँ बैठ के गंगा कैसी होंगी भोपाल में? बिल्कुल। तो हिमालय भी बहुत रहती हूँ फिर। और आपको पता नहीं, मैं गंगा के लिए जिस तरह से काम किया है मैंने मंत्री पद से अलग होने के बाद, ये ध्यान रखना पड़ा कि गंगा का दायित्व अभी भी सरकार के पास है, तो मैं अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकती, अपने किसी व्यवहार या वक्तव्य से सरकार को शर्मिंदा नहीं कर सकती। मुझे कोई बात कहनी है तो मुझे अकेले में ही कहनी होगी, गंगा मंत्री को कहनी होगी, जल शक्ति मंत्री को कहनी होगी, अब गंगा वहां आ गई हैं, उनको कहनी होगी मुझे, इसलिए। और फिर मैं यहाँ आ जाती थी। लेकिन एक बात आप ध्यान रखो, मैंने कभी भी अन्य लोगों को ये नहीं कहा कि आप अपना काम बंद कर दीजिए। आई नेवर टुक ए लीड विद देम, नेतृत्व मैंने कभी नहीं लिया उसका। जो काम कर रहे हैं एनजीओ गंगा के किनारे, तो लाखों लोग काम कर रहे हैं। मैंने उनको कभी थोड़ी कहा कि मैं आपके मतलब आपका नेतृत्व करती हूँ, नहीं, मैंने नहीं कहा। आप अपना काम जारी रखिए, मैंने कहा। बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ। शराब के मामले में भी यही हुआ। वो यहाँ कांग्रेस के नेता है बेचारे, वो कहने लगे कि मैं बीच में बंद इसलिए कर देती हूँ क्योंकि शिवराज जी वसूली करके फिर मुझे हिस्सेदारी देते हैं। तो मैंने कहा पहले शिवराज से ही बात कर लो कि उनको मिलता कितना है, कहीं ऐसा ना हो कम देते हो मुझे। तो शिवराज बहुत हंसे। फिर मैंने उनके थोड़े बड़े नेता को फोन किया कि वो ऐसे, वो बोलते वो तो है ही ऐसा, वो मेरे खिलाफ भी कुछ भी कह सकता, कोई ठिकाना है उसका, मतलब। और पत्रकारों ने भी उसकी हंसी से उड़ा दी। भैया मैं अपना काम अपने ढंग से करती हूँ ना, मेरी सरकार थी ना यहाँ पे मध्य प्रदेश में, शिवराज जी थे। तो मेरे को जब बातचीत होती है तो बातचीत करती हूँ,
बाहर जितना मोहन से भी बहुत बातें करती हूँ। अभी वर्तमान शराब नीति से आप खुश हैं या कुछ और नहीं, तब्दीली नीति चाहें? तो बहुत अच्छी बनी है जो शिवराज के समय पे बनी, और उसमें जो मोहन ने इजाफा किया 17 शहरों को जो और प्रतिबंधित ही कर दिया पूरी तरह से, वहाँ बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, बड़ा हिम्मत वाला काम किया। लेकिन नीचे नीचे नीति कारगर इसलिए नहीं हो पाती। आप मेरी बात को अगर दिखा सको, जी जी, गंगा और गौ पे एक्चुअली ये काम मूलतः समाज का है। सरकार के तो मेरी राय में 5 ही काम है और नहीं होने चाहिए। बहुत आवश्यकता में ही सरकार को दखल देना, एक तो सड़क, बिजली और पानी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर देना सरकार का काम है। अच्छी सरकारी सुविधाएं स्वास्थ्य की और शिक्षा की, ये दूसरा काम सरकार का है। तीसरा है भ्रष्टाचार पर शासन और प्रशासन में पूर्णतया नियंत्रण, ये पूरी तरह से सरकार का काम है। चौथा काम है अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अच्छी कानून व्यवस्था, ये चौथा सरकार का काम है। और 5वां काम है अपने स्टेट के रिसोर्सेज को ठीक से उपयोग करना और उन रिसोर्सेज के मूल आधार को नष्ट नहीं करना। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर को हम जो जमीनें देते जा रहे जी हैं, जी, इसमें जमीनें बेकार हो जाएंगी, क्योंकि एक उद्योग 100 साल से ज़्यादा नहीं चलता, और जब 100 साल से ज़्यादा नहीं चलता है तो उसके बाद वो ज़मीन खेती के योग्य भी नहीं रहती है। तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए खंडहर छोड़ने वाले हैं 50-60 साल के बाद। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी ज़मीनें पड़ी हैं जो खेती के योग्य नहीं, वो दे दो। जैसे चंबल के बीहड़ पड़े हैं, हमारी योजना थी, नरेंद्र तोमर से बातें किया करती थी, तो चंबल के बीहड़ों में हम ऐसा डेवलपमेंट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंडस्ट्री उस सेक्टर में आ जावे जहाँ पर की खेती नहीं होती। ऐसी बहुत भूभाग है मध्य प्रदेश के पास में, वो वन विभाग में भी नहीं हो, वो दे दें हम उनको, वहाँ आए और हम एक प्रकार की उद्योग नगरिया स्थापित कर दें। लेकिन अभी ये जो हम कर रहे हैं इन्वेस्टर समिट के नाम पर, हाँ नहीं, वो इन्वेस्टर समिट तो होनी चाहिए, वो तो ठीक हो रहा है, मैं उसको नहीं क्रिटिसाइज कर रही हूँ। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि जमीनें हम वो दें जो हमारे खेती के योग्य ना हो, और हम एक लैंड को कैलकुलेट कर लें कि वो जमीनें कौन सी हैं जो खाली पड़ी हैं, और वहाँ हम सारे उसको, ये मेरा SEZ जो कॉन्सेप्ट था ना पहले, SEZ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो ये था ही नहीं जिसमें खेती की जमीन हो, वो था जो खेती की जमीन ना हो, जो मेरा अपना कॉन्सेप्ट था। जी हमारे उसमें अब अगर आप कहोगे मैं 30 मार खाऊं, इतनी भी नहीं हूँ। जो ये लोग हैं ये शायद ज़्यादा स्मार्ट हैं, शिवराज जी भी और क्या बोलते हैं मोहन भी, तो मैंने तुलना करती इनसे अपनी बिल्कुल नहीं, ना योगी से ना इन लोगों से, किसी से नहीं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव भी मेरे नेतृत्व में हो चुका है 2017। हाँ, वो आपने जी 2 जगहों से, 2 स्टेट्स से नहीं नहीं नहीं, वो उसके बाद 17 में भी हमारा नेतृत्व था, मेरा, राजनाथ जी, कलराज जी और केशव मौर्य, 4 चेहरे दिखा के चुनाव लड़ा गया था। चेहरे दिखाने का मतलब ऑफिशियल पब्लिसिटी में था वो, मतलब पार्टी की तरफ से जो पोस्टर, बैनर और जो बैकड्रॉप बने थे उसमें तय हुआ था कि 4 ही चेहरे दिखाए जाएंगे। तो जब चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गए, बहुमत आ गया, तो पत्रकार तीनों को मिलने गए, तीनों ने कहा पार्टी जो कहेगी हम वो करेंगे। मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम पार्टी का अनुशासित सिपाही बिल्कुल नहीं है, हमें नहीं बनना है यहाँ का मुख्यमंत्री, हमें बनना ही नहीं है मुख्यमंत्री, हमें गंगा के काम में पूरा लगना है, हमें समय मिलेगा नहीं, हमसे नहीं होता साहब। तो उनने कहा नहीं पार्टी का डिसिप्लिन, हम कहा नहीं, हर बात में डिसिप्लिन नहीं होता, कहीं कहीं हम पीपल्स डिसिप्लिन मानते हैं, हम तो जनता के सिपाही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की आपको चाहत है? कैसी बातें करते हैं, ठीक अच्छा, बने हैं ना मुख्यमंत्री, उनको समझाते रहेंगे, अकेले में धमकाते रहेंगे और काम करवाते रहेंगे। तो अभी सलाह लेने तो आते ही होंगे मोहन जी वगैरह? कोई सलाह हम नहीं देते हैं, हाँ हम ही कभी चले जाते हैं, फोन करते हैं, जाने का बहुत दबाव बनता है, हाँ आने का नहीं बनता। आने में तो आपको पूछना पड़ता है, मंगोड़ी खाएंगे, चाय पियेंगे, कुछ खा लीजिए, जब जाओ तो इस काम के लिए आए हैं तो वो हो जाता है। अच्छा, तो काम करवाना से आपसे बेहतर कौन जानता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी हूँ क्या है कि तय कर लेती हूँ कि ये काम कराएंगे, आगे की बाद में देखेंगे। तो जो आदमी एक ही काम पे अपने आप को झोंक देना कि अगली पोस्ट पे बाद में पहुंचेंगे, उसके पूरे मेरे पूरे पैरामीटर ही यही रहते हैं। मैं बताऊं कि जे वाला हो जाए फिर आगे का बाद में देखेंगे। मुझे एक छोटा सा रैपिड फायर है, संक्षेप के जवाब। रैपिड फायर कैसे तुम मुझे फायर कर सकते हो? इट इज ऑफेंस। नहीं, आप माने उसका जुमला है, बाकी तो हालांकि आपको जब फायर ब्रांड नीति कहा जाता है, तुम लोग जब जुमलेबाजी करते हो, फायर ब्रांड नीति, हमें उसका शिकार होना पड़ता है, हम तुम पे जुमलेबाजी कर दें तो? अरे चलो पूछो। उमा भारती की सबसे बड़ी खूबी? उमा भारती की सबसे बड़ी, आप क्या समझते हैं, मतलब आपकी ताकत? ठीक है मैं समझ गई। उमा भारती की सबसे बड़ी खूबी, आई थिंक आई एम ए गुड मदर। वेरी गुड। उमा भारती की सबसे बड़ी कमजोरी? टेम्परामेंट। मूडी? नहीं, टेम्परामेंट, स्वभाव, जिसमें बहुत ज्यादा सनक की हद तक सिंसियरिटी रहती है मतलब सनक की हद तक रहती है। जी, आपकी पसंद की किताब? 2, वो एक नहीं हो पा रही, हो नहीं पा रही। एक है रूट्स
हाँ और एक है कगार की आग। आप कगार की आग तो इतनी पतली सी है जी जी जिसमें कि लोहारों की बस्ती पर जो अन्याय होते हैं, वो हिमांशु जोशी की है। और रूट्स जो है वो एलेक्स हैली की है, जिसने गुलाम जो अमेरिका में जो बेचे जाते थे अफ्रीकी नस्ल के लोग, गुलाम के तौर पर उनको मार्केट लगते थे, वो कैसे लाए जाते थे, उस वो पर मेरे लिए वेद और गीता का काम करते हैं कई। हार्वर्ड फ्रास्ट की आखिरी गुलाम वो भी पूरी गुलामी पे ही है। हाँ, लेकिन वो दो ही काफी थी ना जी मेरा हाँ माइंड हाँ सेट बदलने ठीक के लिए। और उसमें बुर्ज मतलब सॉरी मैं आई एम यूजिंग ए हाँ कम्युनिस्ट वर्ड, और इसलिए चे गुएवारा मेरे हीरो हो गए। मेरे 4 ही हीरो हैं, हनुमान जी महाराज, हाँ शिवाजी महाराज, चे गुएवारा और कुछ मामलों में अडवाणी जी। अडवाणी जी में सहनशीलता, धैर्य है और ईर्ष्या बिल्कुल नहीं। मेरे अंदर ईर्ष्या बिल्कुल नहीं है। मुझे किसी से ईर्ष्या, मुझे लगता है मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, तो ईर्ष्या किससे करूं। मगर हम लोग ने मुझे आडवाणी 2 लोगों से ईर्ष्या हुई पूरे जीवन में, आप विश्वास करोगे, दोनों स्त्रियां नहीं थी। एक तो प्रमोद महाजन जी से होती थी, किस बात पे? इस बात के लिए होती थी कि वो इलेक्शन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट थे और उतनी एक्सपर्टी अपनी नहीं थी। दूसरा, अपन तो ऐसे लड़ते थे ना चुनाव। हाँ और दूसरा मोदी जी, उनमें इतना धैर्य है, इतनी सूझबूझ है, और उनकी जो जीवन शैली है, बाप रे, वो कितने साल के हो गए हैं, 74 के कंप्लीट हो गए वो। और वो बहुत, आपको पता ही नहीं है, वो बहुत कम सोते हैं, खाते बहुत कम हैं, और जो खाते हैं वो चना और मूंगफली भुजी हुई, वही हम लोग के हिस्से में आती थी जब हम कैबिनेट में बैठते थे। हम लोग समोसे कचौड़ियों के आदी थे। मैंने देखा है वो ऊर्जा का भंडार है साहब। वो तो कोई हिमालय का महायोगी है जो भारत का प्रधानमंत्री बन गए हैं, इतना उनका जीवन है। ऐसा स्वस्थ जीवनचर्या मेरी नहीं है, इससे मुझे ईर्ष्या होती है इस बात से। और दूसरे मुझे प्रमोद जी से होती थी, बाकी मुझे किसी से हुई नहीं। मगर आप आडवाणी जी का इतना सम्मान करती थी और एक बार अडवाणी आडवाणी जी इज माई हीरो। और आडवाणी से लड़ती भी थी। नहीं, वो लड़े नहीं, बोलो, आप कभी गौर से देखिएगा उसको। जी अब दादा बोल के उन दादा बोलते हुए बोली हूँ, और जो बोली वो इतना सैद्धांतिक था कि अगर मैं वो नहीं बोलती तो वो वर्ग जो मुझसे जुड़ा हुआ है, जिसमें महिलाएं हैं, कमजोर लोग हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, वो अपने आप को बहुत अपमानित अनुभव करते थे। मेरे ध्यान में वो लोग थे, बस इतनी सी बात। ये तो कोई सवाल ही नहीं कि पसंद का पीएम तो मेरी पसंद के पीएम मोदी तो पीएम से भी बड़े हैं मेरी नज़र में, वो देश के नायक हैं। जी पसंद का सीएम सबकी अलग अलग खूबियां हैं ना बाबा। एक एक शब्द एक एक हाँ, बताइए। जब से अब जैसे योगी जी हैं, हाँ। तो वहाँ सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? लॉ एंड ऑर्डर। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मध्य प्रदेश को मिडिल क्लास स्टेट से बाहर आना। बिल्कुल मध्य प्रदेश हर तरह के एसेट्स को रखते हुए भी मिडिल क्लास स्टेट है आज भी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और हम जबकि 5 लाख करोड़ का कर्जा ले चुके हैं। हाँ और लगभग 45 मतलब 4,50,000 करोड़ हम मध्य प्रदेश को स्मार्ट बनाने में खर्च कर चुके और हैं। लंबे समय से बीजेपी की सरकार है हमारी ही है। हाँ एक उसके 1.5 बाद साल की कमलनाथ की बनी, तो कमलनाथ को तो उन्हीं की पार्टी के लोगों ने नोच खाया, तो वो तो अपने ही बचाव में लगे रहे। मैं बताऊँ, राज्य चलाते तो तब ना, जब उन पर एकदम एक तरह पूरी तरह से बर्रे की तरह टूट पड़े थे नेता उनको खाने के लिए, उनके ही विधायक, तो वो कहाँ चला पाए स्टेट? हम ही ने चलाया है। तो इसलिए जो 2003 से आज तक घटा है उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। जो कुछ भी अच्छा और जो कुछ भी बुरा घटा है, उस जिम्मेवारी से न शिवराज बच पाएंगे न मोहन बच पाएंगे। इस बात का अफसोस है कि मध्य प्रदेश अभी भी उस गुजरात नहीं बन पाया 20 सालों बाद भी। हम हर एक राज्य के दूसरे से तुलना नहीं कर सकते, मगर फिर भी मिडिल क्लास मध्य प्रदेश अभी एक अपग्रेड स्टेट बनने के अभी भी स्कोप रखता है, और अभी भी इसको आवश्यकता है। पोटेंशियल भी है, स्कोप भी है और ज़रूरत भी है। एक अपग्रेड स्टेट आपको बनना है, स्मार्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, और उसके लिए आपको यहीं के एसेट्स यूज करने हैं, ये कर्जदारी थोड़ी कम करनी है। उमा जी अपने आप को एक शब्द में कैसे डिस्क्राइब करेंगी? मैं एक शब्द में कहना। मेरे को लगता है कि मैं, वो कौन था जो पेंच के जंगल में मिला था? मोगली। मैं दूसरा मोगली। क्यों? उसी टाइप की हूँ। जंगल पेड़ों में पशुओं के बीच में पला हुआ एक मोगली आया, हाँ। उसको मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, वो अपना काम अपने स्टाइल में करता है, आप भौचक्के रह जाते हो, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। वो बेचारा अपने हिसाब से सही ही होता है। मैं अपनी नजर में एकदम सही होती हूँ। वही नेचुरलिटी, वही जंगलीपन, वही अवगढ़ता, वही सरलता। नहीं, वो मैं नहीं कहूंगी क्या क्या है, वो आपको दिखता होगा, आपकी नजरें हैं वो। तो जंगल जंगल मैं अपने बारे में इतना ही सोचती हूँ, अपनी हालत से भी वाकिफ नहीं हूँ। मैंने लोगों से सुना है कि परेशान हूँ। अरे वाह, हाँ। बहुत अच्छी लाइन है। तो आपकी पसंदीदा फिल्म? मेरी पसंदीदा फिल्म अभी तक की बंदिनी।
बहुत पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मैंने अचानक धोखे से देख ली ओ माँ गाने जी, के चक्कर में। गाने के चक्कर। हाँ मुझे साजन है उस पार। नहीं नहीं मुझे गोरा रंग मेरा अच्छा। गोरा रंग ले ले, मुझे श्याम रंग दे दे। तो गाना तो आपको बहुत पसंद होगा ये। हाँ बहुत। तो वो ओ माझी ओ बहुत माझी, अच्छा लगता है, ओ माझी ऐसे करके। मेरे साजन है उस हाँ पार। नहीं वो वाला नहीं, ये गाना दूसरा है अच्छा अच्छा, जो मैं आपको यही तो सुना वो माझी रे। नहीं वो अलग है, ये अच्छा, अलग है, ठीक है। दोनों गाने बिल्कुल अलग है। कितनी बार देखी हुई है आपने बंदिनी? वो तो आप गिन ही नहीं सकते। हाँ। बंदिनी, फिर एक अंग्रेजी की है डॉक्टर जिवागो, डॉक्टर जिवागो, बिल्कुल। हाँ, जो जब when the कम्युनिस्ट रिजिम टुक ओवर, हाँ हाँ, उस समय का है, वो मुझे बहुत प्रिय है। फिर आप जो मैंने देखी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जब भी तो मैं, शाहरुख खान को, तलाश, राजी, अभी राजी देखने गई थी, हाँ, पृथ्वीराज चौहान भी देखने गई थी, रुस्तम। तो शाहरुख खान को पसंद करती हैं कि नहीं आप? नहीं हीरो तो मैं अपने आप को ही मानती हूँ, वो हीरो कहाँ से हैं, वो तो मुंह पे उन्हें मेकअप लगाया और अगर जोर का घूसा पड़ गया तो बेहोश हो जाते, कई दिनों तक अस्पताल में रहते, काय के हीरो है। मेरी नज़र में जो हीरो है विवेकानंद जी हैं, भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, अशफाक उल्लाह खां साहब हैं। ये फांसी पे चढ़ गए साहब, ये लोग सही देश के बात। लिए हीरो ये होते हैं। ये बिल्कुल। तो पैसा नगद नोट गिनते हैं और एक्टिंग करते हैं, तो मस्खरे टाइप के लोग हैं। कौन सी नदी पसंद है आपको बहुत? मुझे नर्मदा या गंगा? नर्मदा जी से आत्मीयता है और गंगा जी के प्रति श्रद्धा है। कौन सा पहाड़ पसंद है आपको, एवरेस्ट या कंचनजंगा? हिमालय। हिमालय। कंचनजंगा तो मुझे अच्छा लगने लगा जुबिन गर्ग के गाने के बाद कि मैं क्या? कंचनजंगा हूँ। बहुत सुंदर। और आपने एक बार कहा था कि मैं तो पचमढ़ी का चौरागढ़ हूँ। कहा है मैंने, मैं अपने बारे में आप पूछ रहे हो, आपने पसंद की चोटियां पूछ जी रही जी हो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं, चौरागढ़ तो मेरा है, मैं ही चौरागढ़, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आखिरी सवाल बस यही उमा जी की, पहाड़ के ऊपर अगर मेरा बस चलेगा तो मैं अपने जीवन का अंतिम समय वहीं बिताना चाहूंगी। पचमढ़ी के बहुत साथ अच्छा लगता है। नहीं चौरागढ़, चौरागढ़ पे। चौरागढ़ का महादेव से मध्य प्रदेश की जो खूबसूरती दिखाई देती है, उसके सामने स्विट्जरलैंड भी कुछ नहीं। क्या बात है। एक बहुत आखिरी सवाल उमा जी, आपने बहुत लंबा वक्त दिया हमको और बहुत सारी बातें। आखिरी क्यों भैया, तुम बहुत लंबा जियो, हम भी जिए, तुम भी अच्छा, आखिरी सवाल। आने वाले सवाल करते ही रहो, जवाब देते ही रहो। क्या बात है, नहीं नहीं, आपका प्यार इसमें बना रहे। बाकी आने वाले दिनों में आपको जानने वाले, आपको चाहने वाले, आपकी प्रशंसा करने वाले आपको किस रूप में देखेंगे? क्या क्या भूमिका होगी आपकी? मेरी तो कोई भूमिका ही नहीं है, मेरी तो आप ही लोग मेरी भूमिका तय करते हो। आपकी आवश्यकताएं, आपकी परेशानियां, आपकी ज़रूरतें, उसके हिसाब से अगर मैं किसी काम के लायक हूँ तो मैं आप सबके, पशु पक्षी समस्त जड़ चेतन जगत, जो मेरे गुरुजी ने कहा था, सबको प्यार करो, सबको अपना समझो, तो मैं सबके काम आ सकूँ, बस यही मेरी भूमिका रहेगी। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी। ये थी उमा भारती, हमेशा की तरह बहुत बेलोस और बहुत खुल के बात करने वाली। हम ढेर सारी बातें की, उमा जी ने बहुत सारी बातें की। अपने आप को मोगली कहा, अपने आप को सरल नदी ऐसी बहने वाली स्त्री कहा। नदी में नहीं हूँ, नदी पहाड़, मैं बहती नहीं, मतलब मैं बहुत दूर नहीं जा रही हूँ आप लोगों से। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं आप मैं हमसे तो पहाड़ हूँ, बिल्कुल टिकी हुई हूँ अचल यहीं। तमाम झंझावातों के बाद भी, तूफानों के बाद भी। मध्य प्रदेश नाभिकीय केंद्र है भारतवर्ष का, यहाँ जो घटेगा वही भारतवर्ष पर घटेगा। बिल्कुल, आपको पता है अखंड सरकारों की स्थापना यहीं से हुई है, मध्य प्रदेश से। तो ये थी उमा भारती। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।